Hello and welcome to our YouTube channel Bayan Legal Awareness. Today we will discuss section 14 of Indian Evidence Act. It is a very important section. Its heading is fact showing existence of state of mind, of body or bodily feeling. मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य हैं। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन में सेक्शन 14 में ऐसे फैक्ट्सों को रेलिवेंट बताया गया है, ऐसे फैक्ट्सों को रेलिवेंट बताया गया है, सुसंगत बताया गया है, जो कि स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग के अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को दर्शित करते हैं, शो करते हैं। तो ऐसे तथ्य जो कि स्टेट ऑफ माइंड और बॉडली फीलिंग के एग्जिस्टेंस को दर्शित करते हैं, उसके अस्तित्व को दर्शित करते हैं, यहाँ पर रेलिवेंट होते हैं। लेकिन ये रेलिवेंट कब होते हैं? जब ये स्टेट ऑफ माइंड और बॉडली फीलिंग खुद फैक्ट एंड इशू है। जो सेक्शन में 14 है, सेक्शन 14 है, उसके जो सबसे लास्ट में जो लाइन है वो हमें पढ़नी चाहिए। When the existence of such state of mind or bodily feeling is in issue or relevant। तो जब किसी केस में या वाद में जब स्टेट ऑफ माइंड, व्यक्ति की जो मन की स्थिति है वो, या बॉडी फीलिंग जो उसके शरीर की स्थिति है, वो फैक्ट इन इशू हो, वो रेलिवेंट हो किसी केस में, तब उसको दर्शित करने वाले स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी फीलिंग को दर्शित करने वाले तत्व, उसके अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को दर्शित करने वाले तत्व रेलिवेंट होते हैं। ये सेक्शन 14 कहता है। ये हम अभी पेयर एक्ट की लैंग्वेज में समझ रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, डिफ़िकल्टी हो रही होगी। तो फैक्ट इन इशू क्या होता है, ये हम सेक्शन 3 में देख चुके हैं। और रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है? रेलिवेंट फैक्ट ये सेक्शन 5 to 55 जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बताया गया है, वो होता है, उसके अंतर्गत बताए गए हैं रेलिवेंट फैक्ट 5 to 55 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इस सेक्शन को समझने के लिए हमें इन शब्दों का, जैसे कि स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडली फीलिंग, इन शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट इज मीन बाय बॉडी और बॉडली फीलिंग, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका अर्थ क्या है, और साथ ही साथ बताएंगे कि किस प्रकार के तथ्य होते हैं और किस प्रकार से इनके एग्जिस्टेंस को दर्शित करते हैं विद एग्जाम्पल। तो ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये सेक्शन है, तो फ्रेंड्स लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो फ्रेंड्स लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट्स। तो हम शुरू करते हैं। तो इस सेक्शन को हम इजीली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, ये पहला पार्ट हो गया इसका, और फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो ये 2 तरीके से, पहले पार्ट में व्यक्ति की मन की स्थिति क्या होती है, जो व्यक्ति के अंदर होती है। जैसे कि वो बहुत गंदा सोचता है, लोगों के बारे में बुरा सोचता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति की अंदर की चीज़ें होती हैं, वो होती हैं स्टेट ऑफ माइंड। और बॉडी और बॉडली फीलिंग, ये व्यक्ति के शरीर की स्थिति होती हैं। जैसे कि व्यक्ति बीमार था, व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ था, ये सब बॉडी और बॉडली फीलिंग में आती हैं। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया है। इन्हीं को हम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं इसका पहला पार्ट, वो है स्टेट ऑफ माइंड। मतलब कि व्यक्ति के मन की मानसिक दशा। तो स्टेट ऑफ माइंड
तो स्टेट ऑफ माइंड जो है इसके अंतर्गत सच एज, जैसे कि इंटेंशन आती है। स्टेट ऑफ माइंड के अंतर्गत क्या आता है? इंटेंशन आता है, व्यक्ति का आस है। नॉलेज आती है, नॉलेज कि उसे घटना के संबंध में ज्ञान था या नहीं था, जो सिक्का चला रहा था उसे पता था या नहीं पता था ये चोरी का है या नहीं, तो ये नॉलेज होती है। तीसरा इसमें आता है गुड फेथ। व्यक्ति जो काम करा था वो उसने गुड फेथ में किया था, भलाई के लिए किया था। तो ऐसे बहुत सी कंडीशन होती हैं, जैसे डॉक्टर गुड फेथ में काम करता है, ऑपरेशन करता है, तो उसके द्वारा किए गए कृत्य अपराध नहीं माना जाता है, तो गुड फेथ। तो ये सभी जो तत्व हैं, तो ये सभी जो अभी पहले हम और देख लेते हैं इसमें। नेग्लिजेंस भी स्टेट ऑफ माइंड के अंतर्गत आता है। और कि रेशनेस, तो कि और इसके अंतर्गत आता है रेशनेस इसके अंतर्गत आता है, इलविल इसके अंतर्गत आती है, और गुडविल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? स्टेट ऑफ माइंड ही हैं ये। तो स्टेट ऑफ माइंड के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके अंतर्गत स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई है। इसमें स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई है। जो ऑफेंसेस होते हैं, जो आईपीसी के अंतर्गत हुआ, या SC ST एक्ट के अंतर्गत, या जो डॉरी प्रोविज़न एक्ट है, जो भी एक्ट्स होते हैं जो किसी कृत्य को, किसी एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर करते हैं कि ये दिस इज ऑफेंस, उसे बताते हैं कि यदि आप ऐसा कार्य करेंगे तो दिस इज अ ऑफेंस। तो उन सभी के अंतर्गत, ऑलमोस्ट सभी के अंतर्गत ये स्टेट ऑफ माइंड के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। जैसे कि मेंस रिया, तो वो इसी में आता है। मेंस रिया, इंटेंशन, नॉलेज, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑफेंस के पार्ट होते हैं। तो सबसे जो मुख्य पार्ट होता है मेंस रिया, मतलब कि व्यक्ति का बुरा इंटेंशन, गलत इंटेंशन। तो ये इसी कारण क्योंकि ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी अपराधों में ये व्यक्ति की जो मानसिक दशा का तत्व एसेंशियल एलिमेंट होता है एज अ मेंस रिया। इट इज अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ ऑफेंस। इसीलिए ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसे जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, इसे साबित करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर की दशा होती है, इसीलिए इसको साबित करना इतना आसान नहीं होता है। और किसी व्यक्ति के मन की दशा उसकी गुप्त बात होती है, और विद्वानों ने ठीक ही कहा है कि इसे प्रेत भी इसके बारे में नहीं जान सकता। जो ईश्वर है या प्रेत है वो भी इसके बारे में नहीं जान सकता कि व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या क्या विचार आ रहे हैं। और ना ही कोई वैज्ञानिक तरीका है, और ना साइंस ने अभी इतना डेवलपमेंट किया है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को खोलकर, या कंप्यूटर के सहायता से, या किसी अन्य टेक्नोलॉजी के सहायता से ये बता सके कि व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। क्या उसके अंतर्गत मेंस रिया था, या उसकी इंटेंशन थी, या उसने गुड फेथ में काम किया था, क्या चल रहा था व्यक्ति के अंदर। तो ये चीज़ें, ये साइंस भी इसके बारे में बताने में असमर्थ है। इसीलिए धारा 14 की रचना की गई, 14 का ड्राफ्ट किया गया, जिससे कि जब स्टेट ऑफ माइंड खुद फैक्ट एंड इशू है, रेलिवेंट फैक्ट है किसी केस में, उसी के आधार पर केस डिसाइड होना है, तो सेक्शन 14 के सहारे से, सेक्शन 14 में जो तरीका बताया गया उसके तरीके से उसको डिसाइड करा जा सके कि व्यक्ति के अंदर क्या इंटेंशन था, क्या स्टेट ऑफ माइंड थी। इसीलिए सेक्शन 14 का ड्राफ्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेशनेस, इल विल और गुडविल,
ये सब स्टेट ऑफ माइंड के जो माइंड में आती हैं, इनका शॉर्टली मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट में इनका मीनिंग देख लेते हैं। तो इंटेंशन, व्यक्ति का जो आस है, व्यक्ति किस इरादे से कार्य कर रहा था। तो इंटेंशन व्यक्ति का बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। तो इंटेंशन अच्छा और बुरा कैसा भी हो सकता है। नॉलेज, तो नॉलेज मतलब ज्ञान। जब व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है तो क्या, जैसे कि वो कोई सिक्का चला रहा होता है या कोई नोट चला रहा होता है, तो उसे क्या पता था कि उसे नॉलेज थी कि ये जाली सिक्का है, काउंटरफीट कॉइन है। तो ये क्या होता है, नॉलेज होता है। यदि उसे नहीं पता होता है तो वो आपराधिक दायित्व के लिए लायबल नहीं होता है। अब वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जो वो सिक्का चला रहा है, ये नोट चला रहा है, इट इज़ अ काउंटरफीट नोट, काउंटरफीट कॉइन। अब इसमें जो तीसरा तत्व है वो है गुड फेथ, सद्भाव। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज अ फॉर अ डॉक्टर से संबंधित जो केस होते हैं, जो जनरल एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे कि डॉक्टर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करता है गुड फेथ में। जब कोई व्यक्ति मरने वाला हो रहा, उसकी स्थिति ऐसी होती है, ही इज़ नियर टू डेथ, वो बिल्कुल वो मरने वाला होता है, तो व्यक्ति सद्भाव में, इन गुड फेथ क्या करता है, जो डॉक्टर होता है वो वहाँ पर उसका ऑपरेशन करता है। और यदि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ही इज़ नॉट लाइबल, ही इज़ नॉट लाइबल फॉर दिस एक्ट। तो यहाँ पर उसका कार्य जो है वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसने क्या करा था, गुड फेथ में किया था, सद्भाव में किया था। तो ये अंडर जनरल एक्सेप्शन, ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो जो डॉक्टर है उसके कृत्य को, उसके एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है नेग्लिजेंस, उपेक्षा। तो डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा था तो उसने नेग्लिजेंस दिखाई, जो तरीके से कार्य करना चाहिए, जो प्रॉपर और सिस्टमेटिकली उसे ऑपरेशन करना चाहिए था, उसने वैसा नहीं किया। उसने गलत तरीके से जो नहीं करना चाहिए था उसने वो किया, लापरवाही करी। तो ये नेग्लिजेंस हो गया। तो नेग्लिजेंस अगर उसने किया है और गुड फेथ में भी काम कर रहा है तो भी वो क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए दायित्व होगा और उसे ऑफेंस के लिए पनिश्ड किया जाएगा। ही शैल बी सेंटेंस्ड फॉर कमिटिंग ऑफेंस। तो ये नेग्लिजेंस का एक एग्जाम्पल है। तो ये सभी ऑफेंसेसों में, अलग अलग ऑफेंसेसों में इस तरह के जो एलिमेंट हैं स्टेट ऑफ माइंड के, वो रहते हैं। इसमें जो अगला है वो है रेसनेस। रेसनेस मतलब उतावलापन। जैसे कि गाड़ी को भीड़ वाले इलाके में गाड़ी को बहुत तेज़ चलाना, 70 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे चलाना, तो ये सब रेसनेस में आता है, उतावलेपन में आता है। तो एक्सीडेंट के केस में इसका डैमेजेस निर्धारित करने के लिए कि कितना डैमेज मिलना चाहिए, क्या जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है ही इज एंटाइटल्ड टू गेट डैमेजेस, तो वो डैमेजेस पाने के लिए हकदार है, और कितना डैमेजेस पाने के लिए हकदार है। तो ये रेसनेस पर निर्धारित, रेसनेस उसमें एक एसेंशियल एलिमेंट होता है कि व्यक्ति जिसने एक्सीडेंट कारित किया, क्या वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, वो रेसनेस था, उतावलेपन में था। तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट्स होता है एक्सीडेंट के केसों में। और इसमें अगला है इल विल, व्यक्ति के दूसरे लोगों के प्रति वैमनस्य, दुश्मनी की भावना रखना। तो ये सिंपल शब्द है, सब इसका अर्थ जानते हैं। और है गुड विल, विल मतलब गुड फेथ। ये गुड विल और गुड फेथ ये लगभग एक जैसे ही शब्द हैं। तो ये हमने शॉर्ट में समझ लिया कि इन शब्दों का क्यों इतना महत्वपूर्ण यूज़ है, और प्रत्येक लगभग सभी ऑफेंसों में ये एक इसेंशियल, इनमें से कोई ना कोई इसेंशियल एलिमेंट्स जुड़ा होता है। उसी के आधार पर, इन्हीं के आधार पर उस ऑफेंस का निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है या नहीं किया है। तो फ्रेंड्स स्टेट ऑफ माइंड, व्यक्ति की जो मनोदशा है उसके संबंध में, मानसिक दशा है उसके संबंध में हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं,
कुछ बहुत ही अच्छे उदाहरण देख लेते हैं। तो ये पहला उदाहरण है, ये संबंधित है चोरी के केस से। कोई व्यक्ति चोरी की गई संपत्ति को अभिप्राप्त करने के लिए अभियुक्त है। तो चोरी के अपराध में यदि व्यक्ति पर ये चोरी का एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उसने एक घड़ी चुराई, तो घड़ी उसने चुराई, क्या उसे ये पता थी कि ये घड़ी किसी और की है? मतलब यहाँ पर नॉलेज यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स हो जाता है चोरी का। तो यदि उसकी जो घड़ी थी, उसकी जो वॉच थी, बिल्कुल सेम वैसी ही थी जैसी वो उसने उठाई, तो यहाँ पर उसे नॉलेज नहीं थी, उसे लगा कि मेरी ही घड़ी है, उसने इसीलिए उठा ली, तो यहाँ पर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। तो ये एक नॉलेज का बहुत अच्छा उदाहरण है चोरी के अपराध में। तो फ्रेंड्स, इस चोरी के एग्जाम्पल में नॉलेज को दर्शित करने के लिए कि क्या व्यक्ति ने जानबूझ के जानते हुए जो घड़ी चुराई थी या फिर बाय मिस्टेक उसने वो घड़ी उठाई थी। तो यहाँ पर ये तथ्य कि उसकी जो घड़ी थी बिल्कुल सेम वैसी ही थी, तो ये फैक्ट क्या है, रेलिवेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसके स्टेट ऑफ माइंड, जो उसकी नॉलेज है, मतलब स्टेट ऑफ माइंड, उसको क्या कर रहा है, उसके एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है कि उसमें इसकी नॉलेज थी या नहीं थी। तो यहाँ पर उसकी नॉलेज नहीं थी क्योंकि उसकी घड़ी बिल्कुल सेम वैसी ही थी, उसने बाय मिस्टेक, क्योंकि जो उससे गलती हो गई, उसे लगा कि ये मेरी ही वॉच है, उसने उठा ली। तो ये चोरी के एग्जाम्पल के जरिए से भी इसे हम समझ सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड के केस में मतलब चोरी के केस में स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके से सेक्शन 14 अप्लाई करता है। अब देख लेते हैं काउंटरफीट कॉइन का उदाहरण, जाली सिक्के का उदाहरण। तो यदि कोई व्यक्ति है, इज एक्यूज्ड ऑफ डिलीवरिंग काउंटरफीट कॉइन, ए पर ये अभियोग है कि उसने जाली सिक्के उसने चलाए या जाली नोट चलाए। तो यहाँ पर यदि उस व्यक्ति के पास और जो भी सिक्के हैं उसकी जेब में, और भी सिक्के उसके काउंटरफीट हैं, जाली हैं, तो ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। या फिर वो पहले भी या प्रीवियसली वो कन्विक्टेड हो चुका है जाली सिक्के रखने और चलाने के लिए, तो ये भी क्या है, ये भी रेलिवेंट फैक्ट है उसके काउंटरफीट कॉइन को चलाने के संबंध में। ये भी रेलिवेंट फैक्ट है क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड, उसकी स्टेट ऑफ माइंड को क्या कर रहा है, उसके एग्जिस्टेंस को दर्शित कर रहा है, उसके स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को दर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा तथ्य रेलिवेंट है कि उसके पास और भी सिक्के, उसके पास और भी, तो इसका एविडेंस दिया जा सकता है कोर्ट में, क्योंकि अगर जाली सिक्के चलाने का केस है तो ये दिया जा सकता है एविडेंस कि उसके पास और भी सिक्के, उस समय जो भी उसके पास और भी सिक्के थे वो भी काउंटरफीट थे। तो ये क्यों दिया जा सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसके स्टेट ऑफ माइंड को दर्शित कर रहा है, स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को दर्शित कर रहा है। या फिर वो प्रीवियस कन्विक्टेड हुआ था इसी सेम ऑफेंस में जाली सिक्के रखने के, जाली सिक्के चलाने के, तो ये भी रेलिवेंट है। तो फ्रेंड्स, इसी के संबंध में हम एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छा ये है डिफेमेशन का, अपमान लेख प्रकाशित करने का। ए व्यक्ति पर ये इज एक्यूज्ड ऑफ पब्लिश डिफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट बी। ए पर ये अभियोग है कि उसने बी के विरुद्ध अपमान लेख प्रकाशित किया। तो यहाँ पर ये दर्शित करने के लिए क्या कि ये अपमान लेख उसने जानबूझ के इंटेंशनली प्रकाशित किया या नहीं किया, तो ये इसको दर्शित करने वाले तथ्य रेलिवेंट होंगे सेक्शन 14 के अंतर्गत, क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को दर्शित कर रहे हैं। तो जैसे कि उनके बीच में जो पूर्व में भी जो पत्र व्यवहार हुआ था, या फिर उसने जो पूर्व में भी जो न्यूज़पेपर में लिखा था, जो एक्यूज्ड है उसने पहले भी न्यूज़पेपर निकाले थे, आर्टिकल पैम्पलेट्स निकाले थे, और उस व्यक्ति जो बी व्यक्ति उसके बारे में पहले भी उसने इस तरह की अपमान सामग्री
उन पैम्पलेट्स में, उन न्यूज़पेपरों में लिखी थी। तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड उसकी दिखा रहा है कि उसके दिमाग में ये पहले से ही चल रहा था कि वो उसका अपमान करे। तो ये उसके स्टेट ऑफ माइंड, उसकी जो इल विल है उसको दर्शित कर रहा है, उसके एग्जिस्टेंस को दर्शित कर रहा है, या उनके, या फिर ये फैक्ट कि उनके बीच में पूर्व में झगड़ा हुआ था। तो ये भी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट था, झगड़ा हुआ था, ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फैक्ट। ये दर्शित करने के लिए कि स्टेट ऑफ माइंड को दर्शित करने के लिए इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फैक्ट। यदि कोई अटेम्प्ट टू मर्डर या व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई है, तो यहाँ पर जो एक्यूज्ड है उसके आशय को दर्शित करने के लिए, मर्डर के केस में या अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में व्यक्ति के जो एक्यूज्ड है उसके इंटेंशन को दर्शित करने के लिए ये साक्ष्य दिया जा सकता है कि व्यक्ति ने पहले भी उस पर गोलियां चलाई थी और मारने का प्रयास किया था। तो ये तथ्य, ये फैक्ट कि उसने पहले भी मारने का प्रयास किया था, गोली चलाई थी, लेकिन वो कर नहीं पाया था, ये रेलिवेंट है क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड, उसकी स्टेट ऑफ माइंड को दर्शित कर रहा है। इंटेंशन, जो इसका इंटेंशन है कि वो पहले से भी उसको मारने का प्रयास कर रहा था, ये तथ्य ये दर्शित करता है कि वो उसको मारना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू किल हिम। तो ये मर्डर के केस में। तो फ्रेंड्स, इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, स्टेट ऑफ माइंड के संबंध में एक और बहुत अच्छा उदाहरण है। ये है कि व्यक्ति का कोई पालतू जानवर जैसे घोड़ा हुआ, कुत्ता हुआ या कोई अन्य, तो उसके द्वारा कोई नुकसान कारित किया जाता है। कुत्ते के द्वारा किसी व्यक्ति को काट लिया जाता है, या घोड़ा ऐसा है, तावलेपन वाला घोड़ा है, वो रास्ते में चलते चलते एकदम बौखला जाता है, तो वो नुकसान कर देता है। तो यहाँ पर डैमेजेस के केस लाते हैं, सिविल मैटर बनता है और डैमेजेस के केस लाए जाते हैं नेग्लिजेंस के आधार पर। तो इसी के संबंध में सी जो इलस्ट्रेशन है वो दिया गया है। ए सूज बी फॉर डैमेज डन बाय आ डॉग ऑफ बीज विच बी न्यू टू बी फिरोसियस। तो यहाँ पर ए व्यक्ति है जिसको बी के कुत्ते ने काट खा लिया है, वो सिविल सूट फाइल करता है, वो सूज करता है उसके ऊपर, और वो डैमेजेस की मांग करता है। तो यहाँ पर जो फैक्ट इन इशू होता है केस में, डैमेज को निर्धारित करने के लिए क्या जो उसका कुत्ता था वो हिंसक था, और हिंसक था तो क्या उसका जो मालिक था, उसका मालिक था, वो जानता था, उसे नॉलेज थी कि उसका जो कुत्ता है वो हिंसक है, फिरोसियस है, तो क्या उसका मालिक जानता था। तो यहाँ पर ये तथ्य, यहाँ पर ये फैक्ट कि वो उसका जो कुत्ता था पहले भी एक्स वाई जेड को काट चुका था, दैट प्रीवियसली बिटन एक्स वाई जेड, उसे पहले भी एक्स वाई जेड को काट चुका था। तो यहाँ पर ये शो करता है दैट दे हैड मेड कंप्लेंट टू बी आर रेलिवेंट, कि उन लोगों ने भी उसके संबंध में कंप्लेंट की थी कि मुझे काटा है, एक्स वाई जेड ने भी कंप्लेंट की थी। तो यहाँ पर ये फैक्ट ये दर्शित करने के लिए कि व्यक्ति को जानकारी थी अच्छी तरीके से कि जो उसका डॉग है वो हिंसक है, वो फिरोसियस है, उसे जानकारी थी। तो यहाँ पर उसकी नॉलेज को और उसके नेग्लिजेंस को दर्शित करने वाला ये उसका ये फैक्ट है, इसलिए ये सेक्शन 14 के अंतर्गत रेलिवेंट है। तो फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स इट्स सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। मतलब इसके अंतर्गत ऐसे तथ्य रेलिवेंट होते हैं विच शोज एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। तो इसके अंतर्गत ऐसे तथ्य रेलिवेंट होते हैं जो व्यक्ति के शरीर की दशा को दर्शित करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस, शरीर की कैसी दशा थी उसके एग्जिस्टेंस को दर्शित करते हैं, तो रेलिवेंट होते हैं। जैसे कि स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि व्यक्ति बीमार चल रहा था, व्यक्ति को कोई बीमारी थी, कैंसर था, एड्स था, या व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ था 3 साल पहले या अभी कुछ दिन पहले, तो ये सब जो उसकी बॉडी से संबंधित और बॉडली फीलिंग से संबंधित, तो ये सब क्या है, ये यहाँ पर इसका यही अर्थ है। तो इसको सोज करने वाले फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं
जब स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग खुद फैक्ट एन इशू हो, खुद रेलिवेंट फैक्ट हो, किसी केस में यही विवाद का मुद्दा हो कि व्यक्ति की ऐसी दशा थी या नहीं थी, या मतलब कि कोई केस चल रहा है वहाँ पर ये मुद्दा आता है, ये डिस्प्यूट का मुद्दा आता है कि फैक्ट एन इशू आता है कि क्या व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ था, क्या व्यक्ति को पहले कोई बीमारी थी, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का जब क्लेम किया जाता है तो वहाँ पर ये मुद्दा आता है कि व्यक्ति ने जब इंश्योरेंस कराया था क्या वो स्वस्थ था, ही वॉज हेल्थी दैट टाइम दैट he took the insurance policy, that time he was healthy or not। तो ये सब स्टेट ऑफ माइंड के अंतर्गत आते हैं और ऐसे तथ्य जो उनका एग्जिस्टेंस को शो करते हैं वो रेलिवेंट होते हैं। तो इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एप्सन बनाम किन्नर्ड लॉर्ड का। ये केस है एप्सन बनाम किन्नर्ड लॉर्ड। तो इस केस में जो वादी था जिसने कि क्लेम किया था, तो उसकी पत्नी ने एक जीवन बीमा की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी और पॉलिसी लेने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी उसकी मृत्यु हो गई। तो जो उसका पति था, क्योंकि जो पॉलिसी की टर्म और कंडीशन थे उसमें ये था कि यदि वो इतने समय के भीतर मर जाती है या जो भी, तो उसके बच्चों को या पति को उस पर उसका रुपया मिल जाएगा, इतना रुपया मिलेगा। तो उसका पति क्लेम करता है रुपये पाने के लिए जब उसकी पत्नी मर जाती है उसी पॉलिसी के आधार पर। तो यहाँ पर जो कंपनी थी जिसने इंश्योरेंस किया था उस लेडी का, वो ये तर्क देती है, प्ली देती है कि जो लेडी थी वो पहले से ही अस्वस्थ थी, अनहेल्थी थी और उसने झूठ बोला था। जब उसने बीमा कराया था उसने झूठ बोला था कि ही वॉज हेल्थी। तो यहाँ पर ये फैक्ट एन इशू बन गया। क्या वो जब उसने लाइफ इंश्योरेंस कराया था ही वॉज हेल्थी और नॉट, वेदर ही वॉज हेल्थी और नॉट। तो ये फैक्ट एन इशू बन गया है यहाँ पे और रेलिवेंट फैक्ट भी बन गया। तो यहाँ पर जो फैक्ट एन इशू बना, तो इसको दर्शित करने वाले यहाँ पर इसका दर्शित करने वाले तथ्य कौन थे? उसने प्रश्नगत समय के लगभग एक डॉक्टर से मिली थी और उसने समान बातचीत में, जनरल टॉकिंग में जो हम बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं, समान बातचीत में उसने बताया था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब है। तो यहाँ पर उसने उसी समय जब उसने बीमा कराया था लगभग उसी समय ये बात कही थी। तो ये उसकी जो कथन क्या कर रहे हैं, उसकी स्टेट ऑफ बॉडी को दर्शित कर रहे हैं कि वो बीमार थी। तो ये इसी के आधार पे जो इलस्ट्रेशन एम है वो इस सेक्शन में डाला गया है, इसी केस के आधार पे। तो यहाँ पर ये रेलिवेंट था जो उसने बताया। न्यायालय ने डॉक्टर को इस तथ्य का साक्ष देने की अनुमति थी। यहाँ पर उसका एविडेंस रेलिवेंट था और इसीलिए उसको देने की अनुमति दी। न्यायालय ने इंगित किया कि वादी की पत्नी ने डॉक्टर से किए गए कथन में स्वयं अपने शारीरिक बीमारी के कारण का वर्णन किया था, उसके बारे में बताया था और उससे उक्त कथन एकाएक अनजाने में किए थे। मतलब जनरल उसने जो सामान्य बातचीत कर रही थी उसमें किया था, कोई उसमें ऐसा नहीं कि उसने झूठ बोला था, एकदम समान बातचीत में किया था। तो यहाँ पर उसके कथन की वो बीमार चल रही थी और उसी समय जब उसने बीमा कराया था लगभग उसी समय। तो ये उसके जो कथन है, उसने लोगों से जो बात की थी, वो जो डॉक्टर से बात की थी वो ये दर्शित कर रहे हैं उसका जो स्वास्थ्य था, जो फैक्ट एंड इशू है वो खराब चल रहा था। ही वॉज अनहेल्थी दैट टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। तो ये हमने देखा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें ज़्यादातर कथन्स आते हैं, व्यक्ति के कथन्स आते हैं, वो ही एग्जिस्टेंस, वो ही स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग के एग्जिस्टेंस को दर्शित करते हैं। तो इसके संबंध में और हम देख लेते हैं उदाहरण। इसके संबंध में ठा और डा, ये बहुत इसके संबंध में उदाहरण है स्टेट ऑफ बॉडी के संबंध में, एल और एम।
वो हम देख लेते हैं। तो जो एल इलस्ट्रेशन है, द क्वेश्चन इज वेदर एज डेथ वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। तो एक व्यक्ति मरा और वहाँ पर उसमें उसके केस में ये फैक्ट एंड इशू था, क्या इस व्यक्ति की मृत्यु, इस व्यक्ति की जो डेथ कॉज्ड हुई है वो क्या, जो उसकी मृत्यु कारित हुई है वो क्या विष के द्वारा, पॉइजन के द्वारा, पॉइजन देकर उसकी मृत्यु कारित की गई है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट मेड बाय ए ड्यूरिंग द हिज इलनेस एज टू हिज सिम्टम्स आर रेलिवेंट। तो व्यक्ति जब वो बीमार था, मरने वाला था, तो उसने उसके लक्षणों को बताया था, और उसके लक्षण उसने जो बताए थे बिल्कुल वैसे ही थे जो विष देने के बाद व्यक्ति के होते हैं। तो यहाँ पर उसके कथन जो बता रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, तो ये बता रहे हैं कि उसे विष दिया गया था। तो ये उसके शरीर की दशा कि उसे विष दिया गया था, और वो इस तरीके से तड़प रहा था, इस तरह की हरकतें कर रहा था। तो उसके कथन यहाँ पर सुसंगत हैं उसकी स्टेट ऑफ बॉडी को दर्शित करने के लिए। अब देख लेते हैं एम इलस्ट्रेशन। ये एम इलस्ट्रेशन हम देख चुके हैं। ये एप्सन बनाम किन्नर्ड्स का, लॉर्ड का जो केस है वही है। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ऑफेंसेस होते हैं उनमें उनको सिद्ध करने के लिए ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, खास तौर से स्टेट ऑफ माइंड। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सेक्शन 14 को डिस्कस किया, और यदि आपको इसके संबंध में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इनबॉक्स में इसके संबंध में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज आवर पर्पस इज टू स्प्रेड social awareness, legal awareness among the people. So friends, please subscribe and share it forward to your friend and be continue with us. Thank you very much.